This is Sonia Sharma. Welcome back to my channel Study with Kanha ji. Dear students, हमने अपनी लास्ट वीडियोस में 8th क्लास NCERT का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर 2. ओके, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं. फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी स्टैब्लिश पावर, कि भाई व्यापार से साम्राज्य तक जो कंपनी की सत्ता है, पावर है, वो कैसे स्टैब्लिश होती है, कैसे स्थापित होती है. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन. कि औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स. ठीक है, जो औरंगजेब थे वो क्या थे भाई? वो लास्ट मुगल एम्पायर थे, आपके बादशाह थे वो. ठीक है, ही स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नोन एज इंडिया. अब उन्होंने क्या किया था कि जो वर्तमान आपके इंडिया है, भारत है, उसके एक बहुत बड़े पार्ट पे उन्होंने क्या किया था भाई? अपना कंट्रोल कर लिया था. ओके, आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद इन 1707 मैनी मुगल्स गवर्नर्स एंड बिग जमींदार्स बिगिन एजर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड इस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स. उनकी जो डेथ है 1707 में, उसके बाद बहुत सारे जो मुगल सूबेदार्स हैं और बहुत जो बड़े बड़े आपके इधर लगा लीजिए आप जमींदार्स हैं, उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया और अपनी पावर को दिखाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. अब क्या हुआ था कि जो इंडिया के अंदर बहुत से रीजनल आपके वेरियस पार्ट जो थे वो इमर्ज्ड होने लगे थे, वो सामने आने लगे थे. दिल्ली कुड नॉट नो लॉन्गर फंक्शनल एज एन इफेक्टिव सेंटर. अब जो दिल्ली थी वो ज़्यादा दिनों तक सेंट्रल के रूप में वो नहीं रह सकती थी. ठीक है, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, the British. ओके, अब क्या हुआ था कि जो 18th सेंचुरी थी, 18वीं सदी के जो उत्तरार्ध का जो टाइम था, उसमें जो आपके ये ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, वो क्या थे? एक नई पावर के रूप में इमर्ज हो गई थी. ठीक है, उभर कर आने लगे थे सामने. तो भाई डिड यू नो, क्या आप जानते हैं द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वेयर रेल्यूसियंट टू द एक्योर टेरिटरीज. कि भाई वो कैसे तो ब्रिटिश आए थे इंडिया के अंदर. वो क्या था कि भाई स्टूडेंट्स ये मान के चलो आप, उनका ये पर्पज़ नहीं था कि वो यहाँ पे स्वामी ही बन जाएंगे. वो तो सिर्फ एक भाई अपना व्यापार के, ट्रेड के ओकेजन से, मतलब उद्देश्य से, पर्पस से वो आए थे. ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट. आप इस चैप्टर के अंदर में यही बात जानेंगे कि ये ऐसा आखिर कैसे हुआ था. तो चलिए हम आज जानते हैं इसके बारे में कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे आई थी. ठीक है, इन 16 आप ये लगा लीजिए कि जो 1600 ईस्वी है उसमें क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी, वो जो है एक्वायर्ड चार्टर फ्रॉम द रूलर्स ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ. ओके, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने क्या किया था कि एक चार्टर लिया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि आई गारंटीड इट द सोल राइट टू द ट्रेड विद द ईस्ट. कि भाई जो ये कंपनी है उसको क्या करना है? ईस्ट से ट्रेड करना है, उसका एक अधिकार मिल गया था. दिस मीन्ट दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कॉम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी. इसका क्या मीन था, क्या मतलब था कि जो इंग्लैंड है उसकी कोई और व्यापारिक जो कंपनी है, ट्रेडिंग्स जो कंपनी है, वो क्या है कि भाई इस इलाके में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी वो मतलब कंपटीशन वो नहीं कर सकती है. ठीक है, विद दिस चार्टर द कंपनी कुड venture across the oceans looking for a new lands from which it could buy goods as a cheap price. Okay, and carry them back to Europe to sell at higher prices. अब इसका मीन क्या है कि भाई जो इस चार्टर के जो सहारे क्या था कि जो कंपनी थी ना, वो ओशियन के पार, मतलब जो समुद्र है उनके पार जाके जो न्यू आपके इलाके हैं उसमें क्या करती थी, उनको देख सकती थी. और वहाँ पे जो सस्ती चीज़ें, सस्ते जो प्राइस थे आपके, वहाँ पे जो चीज़ें थी, थिंग्स थी, उन्हें खरीद कर वो कहाँ पे, यूरोप में क्या करती थी, हायर प्राइजेस पे वो सेल कर देती, मतलब बेच देती थी. द कंपनी डिड नॉट हैव
टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। अब क्या था कि भाई जो कंपनी है वो दूसरी जो अंग्रेजी ट्रेडिशनल जो कंपनी है उनसे उसको कोई डर नहीं था, कोई फियर नहीं था, ठीक है, कंपटीशन का। तो भाई अब क्या था कि जो ट्रेडिंग कंपनीज थी इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स। अब ये क्या थी कि भाई कंपनियां मुनाफा भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको होता था, कमा लेती थी वो। अगर कोई क्या था कि कोई चीप एंड सेल डियर सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर, कि भाई वो सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर वो बेच सकती थी। द Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets। अब जो ईस्टर्न मार्केट्स थी, पूर्व के जो बाजार थे, उनमें जो दूसरी यूरोपीय ताकत थी उनको वो आने से रोकती नहीं थी, ठीक है। अब क्या था कि बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप्स sailed down the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean। ओके अब यहाँ क्या हुआ था कि भाई जो ये पुर्तगालीज थे वो क्या था कि जो इंग्लैंड के जहाज़ थे ना वो अफ्रीका के तट को छूते हुए, ठीक है, केप ऑफ गुड का चक्कर लगाया उन्होंने, हिंद महासागर, और जो गोवा है, ठीक है, गोवा के अंदर में दे आर बेस इन गोवा, वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया था, एज इस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी, मतलब कि वहाँ पर भी वे लोग आ चुके थे। अब भाई ये लगा लीजिए आप कि इन फैक्ट दिस वाज वास्को डी गामा, ए पुर्तगालीज एक्सप्लोरर हु हैड डिस्कवर्ड दिस सी रूट ऑफ इंडिया इन 1498, कि भाई 1498 के अंदर क्या था कि जो वास्को डी गामा थे वो पहली बार इंडिया में पहुंचने के लिए उन्होंने इस जो समुद्री मार्ग था, ये जो रूट था सी रूट, उसका पता इन्होंने लगाया था। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, जो 17th सेंचुरी थी उसके अर्लियर में क्या था कि द डच टू वर एक्सप्लोरिंग द possibilities to trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scenes। अब जो भी क्या था कि जो सेंचुरी थी आपकी 17, उसके अर्लियर टाइम में जो डच लोग थे उन्होंने हिंद महासागर, हिंद ओशियंस जो था आपका, उसका भी पता लगाया था। ओके और फिर उसके बाद क्या था कि कुछ ही टाइम बाद जो फ्रांसीसी थे, वो फ्रांसीसी जो ट्रेडर्स थे वो भी क्या थे, आ गए थे। द प्रॉब्लम्स वाज दैट ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। अब जो प्रॉब्लम क्या थी कि जितनी भी जो कंपनीज थी वो ऐसे ही चीज़ें खरीदना चाहती थी। अब द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क, जो कॉटन और सिल्क की क्वालिटीज़ थी प्रोड्यूस इन इंडिया हैड ए बिग मार्केट इन यूरोप। अब इंडिया के अंदर जो, भारत के अंदर जो ये चीज़ें बनती थी ना आपकी, ये कॉटन और सिल्क वाली, इनकी बहुत मांग थी, बहुत डिमांड थी। कहाँ पर थी भाई, यूरोप के अंदर, इन यूरोप। पेपर, क्लोव्स, कार्डिमम एंड किनामोन टू वेयर इन ग्रेट डिमांड। अब जो काली मिर्च थी, लौंग थी, इलायची थी, दालचीनी थी, उनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी। तो कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज, ठीक है, pushed up the prices at which the goods could be purchased and these reduced the profits that could be earned। अब क्या था कि भाई जो यूरोपियन जो कंपनीज थी उन्होंने जो ये प्रतिस्पर्धा थी, जो ये आपकी कॉम्पिटिशन्स तो जो था ना वो इंडियंस मार्केट में इन चीज़ों की जो कीमतें थी वो बहुत हाई हो गई थी, बहुत बढ़ने लगी थी, और उनसे जो हमें प्रॉफिट होता था वो क्या था भाई, वो गिरने लगा था। दे ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वाज द एलिमिनेटिंग reverse competitions। okay the urge to secure markets therefore led to fierce battles between the trending companies। अब क्या था कि जो ट्रेंडिंग कंपनीज थी अब वो इनके बीच में छोटे छोटे बैटल्स होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। इस चीज़ को लेकर क्या था कि कंपनीज के अंदर छोटी छोटी बैटल्स होनी स्टार्ट हो गई थी। अब भाई ये लगा लीजिए जो 17th और 18th सेंचुरी है, दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, ब्लॉकडेड रोड्स एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज, ठीक है, ऑफ गुड।
मतलब जो चीज़ों की सप्लाईज थी वो क्या थी, वो रुकावटें खड़ा कर देती थी। ठीक है, कोई भी चीज़ है, कोई भी जो जहाज़ वगैरह है वो क्या थे कि रोक देती थी आने से वहाँ। ठीक है, ट्रेड वाज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेनिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रोड फोर्टिफिकेशंस। अब क्या था कि जो व्यापार है वहाँ पर बहुत सारे हथियार होते थे, उनकी जो मदद से जो चीज़ें थी वो क्या थी, सुरक्षित भी रख सकते थे, बहुत सारी चीज़ों की मतलब किलेबंदी भी कर दी थी। दे दिस एफर्ट ऑफ fortified settlements and carry on profitable trade also led to intense conflict with local rulers. The company therefore found it difficult to separate trade from politicals. ठीक है, लेट अस सी हाउ द हैपेंड। अब क्या था कि बहुत से जो एम्पायर्स थे उनके बीच में भाई टकराव, मैंने पहले भी बताया बैटल्स होनी स्टार्ट हो गई थी, तो इस चीज़ को लेकर भी टकराव होने लगे थे। और ऐसे क्या हो गया था कि वो जो ट्रेड था, ट्रेड और पॉलिटिकल को लेकर बहुत ज़्यादा कंपनी के लिए मुश्किल हो गई थी ये चीज़ें। अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अब बंगाल के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे अपना ट्रेड शुरू करती है। द फर्स्ट English factory was set up on the bank of the river Hooghly in 1651। अब 1651 के अंदर क्या होता है कि हुगली जो रिवर है आपकी, वहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री आपकी स्टैब्लिश कर दी जाती है, शुरू कर दी जाती है। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स। ये किस बेस पर थी भाई, जो कंपनीज की जो ट्रेडर्स थे वो यहीं से अपना काम चलाते थे। अब क्या था कि दिस कंपनी ट्रेडर्स नोन एज द टाइम्स फैक्टर्स। अब जो कंपनी के जो फैक्टर कहा जाता था, जो ट्रेडर्स थी ना, इनको क्या कहा जाता, कंपनी के फैक्टर्स कहा जाता था। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वर गुड्स फॉर एक्सपर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिस वर कंपनी ऑफिशियल सेट। अब जो कंपनी थी वो क्या करती थी कि यहाँ पर ऑफिस थी कंपनी के, जिसमें यहाँ पर ऑफिसर्स बैठा करते थे। अब as trade expanded, the company persuaded merchants and the traders to come and settled near the factory। ओके, जैसे जैसे इन कंपनीज ने यहाँ पर बैठना स्टार्ट कर दिया तो व्यापार क्या था वैसे वैसे फैलता शुरू हो गया, और ऐसे ऐसे यहाँ पर सेटल होना लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। बाय 1696 इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट्स। अब 1696 के अंदर क्या था कि जो कंपनी थी उन्होंने इसके चारों तरफ क्या किया, एक किला बनाया। ठीक है, आफ्टर 2 years और 2 साल के बाद इट बैरब्ड मुगल्स ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। अब 3 विलेजेस के अंदर क्या किया था कि 2 ईयर के बाद जो मुगल ऑफिसर्स थे उन्होंने रिश्वत दिया और 3 गांव की जो 3 जो विलेज थे उनको खरीद लिया था। वन ऑफ दीज वाज कलकत्ता विच लेटर गिव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज़ नोन टुडे। जो कोलकाता है उनमें एक गांव था कालीकट, जो बाद में कोलकाता बन गया था, इसे अब क्या कहा जाता है भाई, कोलकाता। ठीक है, अब जो कंपनी है इट आल्सो द मुगल एम्पायर औरंगजेब टू इश्यूज अ फरमान गारंटीड द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। अब जो फरमान है उसको औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कंपनी ने कि भाई वो कंपनी को बिना शुल्क चुकाए फरमान देगा। फरमान क्या होता था, एक ये रॉयल एडिक्ट, रॉयल ऑर्डर, ये एक शाही आदेश होता था फरमान। ओके, द कंपनी ट्राइड द प्रेज ऑफ मोर कंसेशन एंड मैनिपुलेट एग्जिटिंग प्रिविलेजेस। औरंगजेब फरमान फॉर इंस्टेंस had guaranteed only the company the right to trade duty free। भाई इस स्टेंजर के अंदर क्या है कि जो कंपनी है वो उसने क्या किया कि बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट लेने लगी थी, फ़ायदा उठाने लगी थी। फॉर एग्जांपल कि जो औरंगजेब थे, जो अभी मैंने आपको ये फरमान की बात की है, औरंगजेब ने क्या किया था कि वो जो कंपनी को थे ना, वो शुल्क जो है शुल्क मुक्त ट्रेड का इनको अधिकार मिल गया था। अब जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो व्यापार ट्रेड जो करते थे ना उनको ये छूट नहीं थी, लेकिन जो शुल्क चुकाने से इन्होंने जो ये थे ना
इनकार कर दिया था। अब जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने क्या किया था, वसूली इनकी कम हो गई थी। तो ऐसे जो बंगाल के ये थे ना मुर्शिद कुली खां, इन्होंने नोट प्रोटेस्ट, इन्होंने ये विरोध क्यों ना करते, क्योंकि इनको तो भाई गुस्सा आया हुआ था तो ये तो प्रोटेस्ट कर ही सकते थे। तो थैंक यू स्टूडेंट। बाकी के जो टॉपिक हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक लेंथी आपका लेसन है तो ये कई पार्ट में आपका मैं कराऊंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।